नमस्कार। टीवी 24 की खास पेशकश रणनीति में आपका स्वागत है। रणनीति में आज हम बात करेंगे चुनाव परिणाम की समीक्षा पर। वोटिंग हो चुकी है, जनादेश जो है ईवीएम में कैद है, लेकिन परिणाम क्या हो सकते हैं इसके लिए जो कयासों का दौर है उसका एक हम विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हमने ये खास प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है रणनीति। आज हम बात करेंगे दुर्ग संभाग की। छत्तीसगढ़ का वो संभाग जहां राजनीति पलती बढ़ती है और यहाँ की राजनीति पूरे प्रदेश पर असर करती है ऐसा कहा जाता है और इसीलिए हम दुर्ग संभाग को चुन रहे हैं और दुर्ग संभाग की 20 सीटों में क्या स्थितियां बन सकती है, किस तरीके का वोटिंग ट्रेंड रहा है, क्या यहाँ की राजनीति का असर होगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक विश्लेषण, एक इंफॉर्मेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं दुर्ग संभाग में क्या समीकरण है, किस तरीके की स्थितियां हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दुर्ग संभाग में क्या कुछ सीटों का समीकरण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्ग संभाग के 20 सीटों के। तो इस संभाग में है 20 सीटें, जिले हैं। यहां पर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी सीटें हैं, कौन कौन से जिले हैं और यहां पर पिछला परिणाम क्या रहा है, 2018 में क्या परिणाम रहा है वो भी बताएंगे आपको। तो आपके सामने आपको बता दें कि दुर्ग संभाग में 20 सीटें हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे, जो इस पूरे विश्लेषण में हमें अपनी राय रखकर समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की स्थितियां यहां बन सकती है, उनकी क्या क्या राय है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे चुनाव विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में दुर्ग से जुड़ रहे हैं मनोज अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमें बताएंगे कि दुर्ग जो संभाग है वहां की सीटों का क्या राजनीतिक गणित है। रामावतार तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए ये चर्चा हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दुर्ग संभाग के एक इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, छोटी सी इंफॉर्मेशन, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले दुर्ग संभाग में जो प्रमुख सीटें हैं उसकी चर्चा हम आगे करते हुए पहले सीट लेते हैं जिस पर हम अपने एक्सपर्टों की राय लेंगे। सबसे पहली सीट है पाटन की। जी हाँ, पाटन की सीट काफी महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये विधानसभा क्षेत्र रहा है पाटन, जहां उनके सामने है विजय बघेल उनके सामने हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय स्थिति में इसलिए बनता हुआ दिखाई दिया क्योंकि यहां जनता कांग्रेस जोगी के अमित जोगी भी चुनाव में उतरे थे। यहां पर 2018 में क्या वोटिंग रही और 2023 में क्या वोटिंग रही उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पाटन विधानसभा में 2023 में अब वोटिंग हुई है करीब 84.27%। 2018 में यह प्रतिशत था 82%। 2013 में 83% वोटिंग यहां हो चुकी है, लेकिन इस बार 3 कार्यकाल से अधिक सबसे अधिक 84% वोटिंग हुई है। तो वोटिंग का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है 2023 में। तो इस लिहाज से किस तरीके का समीकरण यहां पर बन सकता है, काफी महत्वपूर्ण सीट, वीआईपी सीट, इसलिए एक एक करके विश्लेषण का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले दुर्ग से ही हम शुरुआत करते हैं। मनोज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं दुर्ग संभाग की, जहां पर 20 सीटें हैं और उसमें सबसे अहम सीट है, इसलिए पहली शुरुआत पाटन से कर रहे हैं।
पाटन को लेकर क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, किस तरीके के समीकरण और स्थितियों को आप वहां देख रहे हैं? ज्यादा वोटिंग हुई है इस बार वहां? पाटन के बारे में ऐसा है कि दोनों चाचा भतीजा प्राय चुनाव लड़ते रहे हैं हमेशा, और एक बार वो जीतते रहे, दूसरी बार दूसरा जीतता रहा है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। अभी मुख्यमंत्री की लड़ाई एक सांसद से हो रही है, और अभी स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लड़ाई अच्छी हो रही है। और लोगों ने मुख्यमंत्री को देखा है, और दूसरा ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यदि मुझे चुनाव जिताते हैं तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अब अभी स्पष्ट तौर पर कहना बहुत मुश्किल है कि वहां से कौन जीतेगा, लेकिन अभी कांग्रेस की स्थिति ज्यादा बेहतर लग रही है वहां पर। क्या देख रहे हैं फैक्टर वहां पर? मुख्यमंत्री का नाम है, चेहरा है, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, ये तो पूरे प्रदेश में चर्चा भी है। ऐसे में उनको एज एक मिला हुआ है पहले से, उसका फायदा मिलेगा और इस बार ज्यादा मतों से जीतेंगे क्या वो? ज्यादा मतों का तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि विजय बघेल और भूपेश बघेल दोनों काफी घर घर तक जाने पहचाने जाते हैं। दोनों की स्थिति काफी मजबूत है। अभी वर्तमान में सत्ता है और वो मुख्यमंत्री है, इसलिए उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और मुझे जहां तक लग रहा है कि टक्कर तो होगी, पर नहीं करते हुए जो है वो भूपेश बघेल जो है चुनाव जीत जाएंगे। चलिए, ये तो एक सामान्य रूप से सब समझ ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कोई व्यक्ति है तो उसके हारने की संभावना कम होती है, लेकिन मुकाबला टफ किया गया है। मनोज अग्रवाल जी की ओर से ये विश्लेषण आया है। एक एक करके हमारे दो और एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनकी क्या राय है ले लेते हैं। राम अवतार जी, ये सीट ऐसी है जहां पर मुख्यमंत्री न केवल पाटन में बल्कि आजू बाजू की 6 सीट में, यानी दुर्ग की वो 6 सीट में असर डाल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है उनका वहां चुनाव लड़ना आसपास में भी असर डालने वाला है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? मैं पाटन चुनाव के दौरान गया था। वहाँ पर जो विकास हुए हैं, जो सड़कें बनी हैं, उद्योग के कल कारखाने खुले हैं और कई बड़ी संस्थाएं वहाँ गई हैं, और लोगों को एक क्षेत्र के आदमी के सीएम बनने पर जो सम्मान मिलता है या सम्मान क्षेत्र का होता है, वो चीज देखने को मिला। मैं गाँव में भी गया। गांव में जो मुद्दे थे वो धान थे, कर्ज माफी के मुद्दे थे, और सक्रिय ज्यादा वहां पर फिलहाल तो सांसद विजय बघेल थे। विजय बघेल लगातार वहां अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे थे। सीएम के समर्थक वहां सक्रिय थे। अब वहां अगर जाति समीकरण देखेंगे तो कुर्मी से ज्यादा वहां पर साहू हैं। दूसरे वहां आदिवासी भी थोड़े हैं, अनुसूचित जाति भी हैं, और वहां पर अजीत जोगी का पुत्र अमित जोगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अनुसूचित जाति के वोटों की संख्या काफी है। वो एक समीकरण बनाएगा, बिगाड़ेगा। हालांकि वहां बसपा से भी उम्मीदवार हैं, हर पार्टी ने वहां पर चुनाव लड़ाया है। वहां ये भी देखा जाएगा कि विजय बघेल जो है वो कितना लड़ पाते हैं, कितना वोट पाते हैं, मुख्यमंत्री जी कितने वोट से जीतेंगे, ये ज्यादा चर्चा है कि कितना लीड रहेगा, और अमित जोगी जी कितना वोट पाते हैं। वहां पर एक बड़ा रिस्क लेकर उन्होंने सीट में गए हैं। उन सीटों का समीकरण क्या बनता है। दूसरी तरफ देखेंगे तो एक आसपास के जो इलाके हैं वो धान का इलाका है पूरा। धान एक समय प्रमुख मुद्दा है, कर्ज माफी पुराना मुद्दा है, उस इलाके के विकास मुद्दा है। तो उन मुद्दों को विजय बघेल जी के संबंध अच्छे हैं, सरल व्यवहार, विनम्र भाव है, और सांसद चुनाव वो काफी मतों से जीते हैं। तो लोगों को ये लग रहा है, जो बातचीत से पता लगा, कि एक सीएम है और एक किसी हम सीएम को चुनना है और एक सांसद विधायक को चुनना है। तो सांसद की अपेक्षा सीएम को चुनना ज्यादा पसंद करेगा आदमी, उनके करीब जाना ज्यादा पसंद करेगा, उनसे कुछ काम आ जाएगा। अब एक राजनीति की धुरी बने हुए हैं पाटन से निकलकर भूपेश बघेल, तो वो एक उन लोगों को भी लग रहा है कि एक आभा मंडल बड़ा बन चुका है। इस आभा मंडल के कारण एक बड़ा जो फायदा होना है, और टीम है पुरानी उनकी, वो टीम जो कार्यकर्ताओं की टीम है,
वो काम भी कर रहा है। तो इस लहजे से लगता है कि भारी, जैसा मनोज ने भी बताया कि भारी भूपेश बघेल जी दिख रहे थे, मगर फाइट और लड़ाई, हर तरीके से जो लड़ाई है और उनका एक स्टाइल है जो बीजेपी की कोशिश थी बांधने की कोशिश के लिए विजय बघेल को उतारा गया था कि मुख्यमंत्री कहीं जा ना पाए, बंद जाएं, क्या इसमें सफल रही है बीजेपी? नहीं, सफल होती दिखी नहीं। सीएम तो शायद अभी आखिरी समय गए हैं और बीच में एक बार मीटिंग के लिए गए थे दिवाली में, तो बांधने जैसी बात नहीं थी। तो प्रदेश भर में सर्वाधिक दौरा भूपेश बघेल जी ने किया है, तो बांधने की जो योजना थी उनकी सफल भाजपा, वो सफल होती दिख नहीं रही। मुरारी जी, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आसपास की सीटों में मुख्यमंत्री के इस चुनाव लड़ने की शैली का भी असर पड़ा है? वो निश्चिंत होकर प्रचार करते रहे, ऐसी स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, पाटन की जो सीट है वो रायपुर जिला में अभनपुर और रायपुर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से जुड़ी हुई है और बालोद जिला से भी जुड़ी हुई ये सीट है। निश्चित रूप से ये हाई प्रोफाइल सीट है, पूरे देश की निगाहें इस सीट पर हैं, लेकिन डेवलपमेंट के अलावा और भी इशू पे मतदान हुआ है। वो इशू महत्वपूर्ण क्या है? एक तो इस क्षेत्र में जाने से पता चलता है कि शराब और अवैध शराब, इसकी चर्चा खूब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विजय बघेल जी धरने में बैठे थे, आपको याद होगा मोहन जी, लगातार धरने में 2-3 दिन धरने में बैठे थे शराब के मुद्दे को लेके, और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता जेल गए थे शराब वाले मुद्दे पे। इसके अलावा इस क्षेत्र में महतारी वंदन योजना का जो फॉर्म भराया गया घर घर में, वो भी एक इशू था, बहुत बड़ा इशू था। ये उत्तर पाटन, मध्य पाटन और दक्षिण पाटन और कुम्हारी वाला इलाका, इन सब इलाकों से मिलकर बना, सबका वोट देने का जो पैटर्न है बिल्कुल अलग अलग रहता है पैटर्न। दक्षिण पाटन में भूपेश बघेल जी जरूर मजबूत अभी तक आए। पिछला चुनाव वो मोतीलाल साहू जी को 27,000 वोट से हराए। 2013 में जहां तक मेरे को याद है ये विजय बघेल जी को हराए थे, क्योंकि 2008 में विजय बघेल जी भूपेश बघेल जी को हराए थे। वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद भी आपका भूपेश बघेल जी ज्यादा मार्जिन से जीते पिछला चुनाव। ठीक है, मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इनको बांधी है। 145 गांव है मोहन जी, करीब करीब 2 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत है, बांधी है भारतीय जनता पार्टी। 70-75 गांव इनको जाना पड़ा। देखिए आप, कार्यकर्ताओं की डिमांड ये थी कि भूपेश जी आप आइए, और ये दिन में प्रचार करते थे दूसरे क्षेत्रों में और शाम को ये पाटन पहुंच जाते थे। 70-72 गांव में एक मुख्यमंत्री का जाना, संघर्ष करना, ये बात बताता है कि चुनाव एक मुख्यमंत्री का एक तरफा नहीं है। या मान के चलिए पाटन का चुनाव एक तरफा नहीं है। अमित जोगी जी ने रोचक जरूर बनाया है, ठीक है, लेकिन ये ठीक है, मैं नहीं मानता ट्रेंगल फाइट उसको मैं मानता हूं, जहां पे 5-10 हजार की तीनों में अंतर हो, मात्र 5-10 हजार में। अमित जोगी जी हो सकता है 20,000 के आसपास वोट पा जाए, लेकिन उन्होंने राजनीति को रोचक बनाया, लड़ाई को रोचक बनाया। और मैं आपको आज आपके इस चैनल के माध्यम से, टीवी 24 के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये सीट 100% फंसी हुई है। 100% एक तरफा तो है ही नहीं, इसको मैं फंसी हुई सीट मानता हूं। 27,000 से पिछली बार जीते थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, अध्यक्ष थे केवल भूपेश बघेल, अब वो तो बढ़ेगा ही। देखिए, मोतीलाल साहू प्रत्याशी थे मोहन जी। मोतीलाल साहू रहते रायपुर दक्षिण में हैं, रहने वाले पलारी के हैं। उनको कार्यकर्ता ही नहीं स्वीकार कर पाए, पाटन के कार्यकर्ता उनको नहीं स्वीकार कर पाए। जैसे ही 15 दिन पहले उनकी प्रत्याशी घोषित हुई मोतीलाल साहू जी की, विरोध शुरू हो गए। आप याद रखिए, आप दक्षिण पाटन में साहू मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां के लोग भी मोतीलाल साहू जी को नहीं स्वीकारे। वहां पे मोतीलाल साहू बाहरी प्रत्याशी बनाम स्थानीय प्रत्याशी की लड़ाई थी, इसका परिणाम था 27,000। ठीक है, चलिए, इनसे बाकी लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो हमारे विश्लेषण में आया कि मनोज अग्रवाल जी भी कह रहे हैं कि इजी सीट है, राम अवतार तिवारी भी मान के चल रहे हैं कि सीट में समीकरण से ज्यादा मुख्यमंत्री का चेहरा काम किया होगा, तो हम भी ये मान के चलते हैं। लेकिन काफी महत्वपूर्ण सीट, इसलिए हमने इसको चर्चा में रखा और ज्यादा समय दिया। अब अगली सीट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ और कौन सी सीट है अब आगे?
चलिए अब दुर्ग संभाग की एक और महत्वपूर्ण सीट जो कि राजनांदगांव है, एक और जो मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं बीजेपी के, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह का परंपरागत ये राजनीतिक क्षेत्र है, वो रहने वाले कवर्धा के जरूर थे, लेकिन उनकी कर्म भूमि के रूप में राजनांदगांव जाना जाता है। वहाँ मुकाबले में है गिरीश देवांगन जो कि मुख्यमंत्री के खास सिपह सलार माने जाते हैं। राजनांदगांव में क्या ट्रेंड रहा वोटिंग का वो भी देख लेते हैं। वोटिंग ट्रेंड जो है वो भी हमें देखने को मिला है, पिछली बार से ज्यादा वोटिंग यहां हुई है इस बार भी। चलिए मुकाबले में गिरीश देवांगन और रमन सिंह के बीच सीधा मुकाबला, एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं। सबसे पहले रामवतार जी, डॉक्टर रमन सिंह की शैली आप जानते हैं, काफी लो प्रोफाइल चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री होते हुए भी वो इसी तरीके का चुनाव लड़ते थे, हाई फाई चुनाव नहीं रहता। और ऐसे में इस बार जो नया उम्मीदवार उनके सामने आया है, कद में बड़ा लेकिन उस क्षेत्र के लिए नया, कितना इस सीट को आप आंकते हैं? देखिए, ये सीट जो है एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के दाहिना हाथ लड़ रहे हैं। गिरीश देवांगन के जाने के बाद वो सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई। गिरीश देवांगन वहां के लिए नए थे, मगर संगठन क्षमता उनके अंदर है, लोगों से संबंध है उनके, क्योंकि वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वो कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाए, वो समीकरण को समझ गए और भीतरी तौर पर इसकी तैयारी अंदर अंदर वो करते रहे। वो जो कार्यकर्ता वहां पर कोई नेतृत्व नहीं था। देखो, नांदगांव का अभी एक खराब चीज चल रहा है कि कवर्धा का ही जो संतोष पांडे नांदगांव के सांसद, कवर्धा के ही रमन सिंह वहां के विधायक, अब गिरीश देवांगन रायपुर से खरोरा से वहां चले गए, तो वहां लोकल नेतृत्व जो है वो दोनों पार्टी नहीं दे पा रही हैं। जबकि एक समय किशोरीलाल शुक्ला, शिवेंद्र बहादुर बड़े बड़े नेता हुए उस जिले में। अब वहां पर उदय मुदलियार के जाने के बाद, संतोष पांडे के जाने के बाद, शुक्ला के जाने के बाद इस तरह से माहौल जो बना है, तो अभी जो है प्रमुख बात यह है कि उसने गिरीश देवांगन ने ये तो कर दिया कि रमन सिंह को मेहनत ज्यादा कराया, खुद भी ज्यादा मेहनत किए, वहां पर कर्ज माफी, धान खरीदी, छत्तीसगढ़ियावाद को वो चलाने की कोशिश किए और एक अच्छा प्रबंधन करके चुनाव को दिलचस्प बनाने की कोशिश की। परंतु रमन सिंह का भी व्यक्तित्व ऊंचा है, उनका व्यवहार है अपना, और उनकी एक कार्यशैली है। इन 2 दशक तक वो नांदगांव की राजनीति, लोकसभा चुनाव लड़े, वहां से फिर विधानसभा चुनाव लड़ रहे, तो करीब 2 दशक से राजनीति में वो नांदगांव को करीबी से जानते हैं। तो ये माना जा रहा है कि वो मुकाबला निकट का होगा, कोई ज्यादा बड़ा फैसला नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले करुणा शुक्ला जी ने भी उनकी जो लीड थी वो लीड कम कर दी थी कम समय में जाके। वैसी एक कोशिश इस बार भी हुई है, पर चमत्कार होगा क्या कुछ ऐसा? मुझे लगता है कि रमन सिंह भारी रहेंगे। हालांकि बड़ा मुकाबला उन्होंने दिया है। अब कोई अगर चमत्कार हो जाए, जैसे कांग्रेसी नेता दावा कर रहे हैं, अगर वैसा चमत्कार होता है तो ये माना जाएगा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, और अगर नहीं है तो ये माना जाएगा कि कड़ा मुकाबला है। तो वो थोड़े दिन बाद सामने आ जाएंगे। नांदगांव में जो चीज है, जैसा वहां बीएनसी मिल है, उद्योग से जुड़ा व्यापारी लोग ज्यादा हैं, वो व्यापारी अभी भाजपा के साथ हैं। ठीक है, तो ऐसे में लगता है कहीं न कहीं पर रमन सिंह 20 पड़ेंगे। ठीक है, रमन सिंह के लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी, लेकिन उन्हें रोकने की और फंसाने की पूरी कोशिश जो है वो की गई है। एक टिप्पणी और ले लेते हैं मनोज अग्रवाल जी, उनसे ज्यादा अच्छे से बेहतर उस पूरे क्षेत्र को जानते हैं, तो बता पाएंगे। मनोज जी, कैसा मुकाबला देख पा रहे हैं राजनांदगांव का आप? डॉक्टर रमन सिंह के लिए हर बार जो उम्मीदवार है वो नई मुश्किलें लेके आता है, उनकी लीड लगातार कम हो रही है, पहली बार मुख्यमंत्री थे उसके बाद से हर बार कम होती है, इस बार भी कम होगी क्या लीड? रमन सिंह जी जो है वो मेरे अनुमान और मेरे आकलन के हिसाब से वो निश्चित तौर पर चुनाव जीत रहे हैं वहां पर।
अभी उनको चाहे कितनी भी स्थिति दिख रही तो वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे हैं वहाँ के। उसके बाद तो उनका जो व्यक्तिगत संबंध मतलब घर घर से लोगों के साथ, कांग्रेस का हो या बीजेपी के जो हो, मतलब उनका एक पारिवारिक रिश्ता राजनांदगांव से रहा है। और ठीक है, चुनाव चल रहा है, चुनाव के तरफ से अपन एनालिसिस कर सकते हैं कि देवांगन जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि रमन सिंह जी जो है वो चुनाव वहां से जीत रहे हैं। ठीक है, ये तो एक समान ऑब्जर्वेशन लगातार आ रहा है और इसके पीछे कई महत्वपूर्ण तर्क ये भी है कि डॉक्टर रमन सिंह उस पूरे क्षेत्र को भली भांति जानते हैं, नए उम्मीदवार उनके लिए आसान होंगे। लेकिन मुरारी जी का क्या कहना है? मुरारी मिश्रा जी, आप इस सीट को कैसे देखते हैं? भांचा बन के गए हैं गिरीश देवांगन, भांचा वहां कुछ कमाल दिखाएंगे? देखिए ऐसा है, राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत जबरदस्त विकास किए, इसमें दो राय नहीं है। ये राजनांदगांव के की जनता और जिले की जनता उसको महसूस भी करती है। लेकिन विषय ये था कि वो सरल रूप से मिलते नहीं हैं, वो ज्यादा क्षेत्र में जाते नहीं हैं और उनसे मिलना उतना आसान नहीं है। और उसके देखिए, एक मुख्यमंत्री रहे 15 साल, तो उनका एक सुरक्षा घेरा रहता है, उसको इशू बनाने का काम गिरीश देवांगन जी किए। गिरीश देवांगन जी ऐसा चुनाव लड़े हैं 15 दिन के लिए जैसे कोई एक मोहल्ले में पार्षद चुनाव लड़ता है। निश्चित रूप से उनके अपने संसाधन थे, उनकी अपनी टीम थी, उन लोगों ने डॉक्टर रमन सिंह जी को घेरने का काम किया, घेरने में, माहौल बनाने में वो सक्षम हुए, साबित भी हुए, ये बात सच है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो राजनांदगांव की मतदाताओं का या राजनांदगांव की जनता का विचार बदल पाए होंगे। और मैं भी दोनों अपने जो पत्रकार हमारे साथी हैं, भाई हैं, उनसे मैं सहमत हूं कि वहां पे मैं चुनौती नहीं मानता। लेकिन इतना तो तय है कि डॉक्टर रमन सिंह जी चूंकि बहुत ज्यादा आक्रामक नेचर के नेता नहीं है, बहुत आसानी से मिलते जुलते नहीं है, उनसे मिलने में एक आम जनता को, क्षेत्रीय विधानसभा की जनता को बड़ा मुश्किल महसूस होता है। और वो रहते रायपुर में, राजनांदगांव में तो रहते नहीं। इसको इशू जरूर बनाया गया है। और जहां तक आप बोले भांचा की बात, तो हिंदुस्तान में भांचा भाची या भतीजी के आधार पे वोट नहीं पड़ता। कौन अच्छा नेता है, कौन कितना मेहनत करता है। अब 15 दिन के लिए आप गए हो, 15 दिन के लिए माहौल तो बना सकते हो आप, लेकिन चुनाव जीतना और माहौल बनाने में बहुत अंतर है मोहन जी। और वोटिंग परसेंटेज भी कोई बहुत अंतर नहीं, 0.5% का अंतर है। देखिए आप 2018 और 2023 में मात्र 0.5% का अंतर है, कोई बहुत ज्यादा वोटिंग में परिवर्तन नहीं है, सेम परिवर्तन है, सेम वोटिंग परसेंटेज है 18 और 23 में। मेरे को लगता है कि यहाँ पे परिणाम रमन सिंह का ही भारी है। ठीक है, तो ये एक विश्लेषण, दो ऐसे चेहरे जो कि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रमुख है, उनकी सीटों की चर्चा हमने की। और एक और महत्वपूर्ण सीट जिस पर पूरे प्रदेश की निगाह थी, वहां से लड़ रहे थे मोहम्मद अकबर, जो कि मंत्री हैं, भूपेश मंत्रिमंडल के कद्दावर नेता हैं। और उनकी सीट में जो नया ध्रुवीकरण और राजनीति का दांव देखा गया, उसकी वजह से ये सीट चर्चित रही है। कवर्धा, जहां से मोहम्मद अकबर का मुकाबला है बीजेपी के विजय शर्मा के साथ, आमने सामने ये दोनों उम्मीदवार हैं। और यहां वोटिंग प्रतिशत भी चौंकाने वाले जो आंकड़े के साथ हमें देखने को मिला है, 81% के आसपास वोटिंग हुई है। हालांकि 2018 में भीषण लहर के बीच 82% वोटिंग हुई थी और यहाँ पर एक ट्रेंड रहा है, 80% के आसपास वोटिंग होती है। और ज्यादा वोटिंग किसको फायदा होगी, किसको नुकसान होगी, एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं। पहले हम मनोज जी की टिप्पणी ले लेते हैं। मनोज अग्रवाल जी, इस सीट को आप कैसे देखते हैं? इस सीट के जरिए कई सीटों को साधने की कोशिश कर रही थी बीजेपी और एक मैसेज देने की कि भाई अकबर एक प्रतीक है सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति का, ये कहकर चुनाव लड़ा है बीजेपी ने। यहाँ पर कितनी सफल हुई है ध्रुवीकरण में बीजेपी यहाँ? मनोज जी। हाँ, कवर्धा जो सीट है, मोहम्मद अकबर और विजय शर्मा जी अभी बीच में सारा देश प्रदेश जानता है कि कुछ सांप्रदायिक जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी, तो उसका नेतृत्व विजय शर्मा करते रहे हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी ने उसी पोलराइजेशन को ध्यान रखते हुए विजय शर्मा को वहां से टिकट दिया है। मोहम्मद अकबर के बारे में कहा जाता है छात्र राजनीति से लेकर इस करते हुए कि वो उनका जो प्रबंधन शैली बहुत बेहतर है और उनका प्रबंधन शैली जो है वो एक्सपोज नहीं होता, बहुत साइलेंटली वो प्रबंधन करते हैं। लेकिन वहां पर जो स्थिति अभी एकदम से अपन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो हिंदू
मतों का पोलराइजेशन हो जाता है तब तो मोहम्मद अकबर को बहुत दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज उतनी दिक्कत नहीं है। और पोलराइजेशन की स्थिति मेरे ख्याल से बननी चाहिए, क्योंकि इसी तरह की स्थिति शाहजहां में भी निर्मित हुई थी। और उसके बाद भी क्या हुआ था कि उसके बाद अपने कांग्रेस सरकार ने जो है वो इतना सब होने के बावजूद भी हिंदुओं को उनसे प्रताड़ित हुए थे वो। तो मुझे जो लगता है कि वो हिंदू और मुस्लिम कार्ड जो चले, हालांकि मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है, पर पोलराइजेशन हो गया तो मोहम्मद अकबर चुनाव नहीं जीत पाएंगे वहां से। ठीक है, तो ये एक तो बातें हैं कि वहां पर ध्रुवीकरण और धार्मिक जो मुद्दे हैं उसका असर हुआ तो वो मुश्किल खड़ा कर सकता है कांग्रेस के लिए। राम अवतार तिवारी की क्या राय है वो भी समझ लेते हैं। राम अवतार जी, ये सीट आप उस सीट को करीब से जानते हैं, हर बार 80% के आसपास वोटिंग होती है और मोहम्मद अकबर रायपुर से जाकर वहां अपना गढ़ बनाने में कामयाब रहे हैं। क्या लगता है इस बार क्या होगा? वो जातिवाद के खिलाफ भी चुनाव जीत चुके हैं, इस बार धार्मिक वाद जो चल रहा है उसके खिलाफ भी क्या वो सफल होंगे क्या? कवर्धा की राजनीति पर पूरे प्रदेश की निगाह है। वो निगाह इसलिए है कि भाजपा उसका हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर चुनाव लड़ी। वहां चुनाव भाजपा नहीं संघ ने लड़ा। संघ के पीछे साधु संत भी सक्रिय थे। वहां पर एक तरह जुझारू नेता को टिकट दी गई जो जेल गया था उस झंडा विवाद के कारण। तो ऐसे में युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं विजय शर्मा, शहर में उनकी पकड़ है। उन सब को भेदने का काम एक चतुर नेता और सौम्य और शांत दिखने में अकबर ने संभाली थी। अकबर ने बहुत सधे हुए तरीके से चुनाव लड़ा। वो शुरू से ही जानते थे, जिस दिन से विजय शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी झंडा विवाद के बाद और लगातार जेल रहे, वो संघ की पहली पसंद बन गए थे, टिकट उनको मिली। उसके बाद वो जो समीकरण है, कवर्धा का अलग समीकरण, कवर्धा में साहू मतदाता, कुर्मी मतदाता ज्यादा हैं, तो अभी तक वहां पर जाति समीकरण के तहत भाजपा टिकट देती थी। इस बार साहू और कुर्मी दोनों को वहां टिकट नहीं मिला। तो ऐसे में मोहम्मद अकबर ने 2-3 कामें की। पहला, जो उनका वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक कवर्धा जिले में आदिवासी इलाका, जहां से इस बार कवर्धा के पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व विधायक योगी राज के भाई खड़क राज सिंह, वो आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। वो राजा हैं, उन्होंने 250 करोड़ अपनी संपत्ति दिखाई है। राजाओं का उस इलाके में प्रभाव है। आप पार्टी से वो चुनाव लड़े और अंतिम 2 दिन अपने भाई के प्रचार में योगीराज खुद लगे रहे और इसीलिए कांग्रेस ने उनको निष्कासित भी कर दिया। तो एक पूर्व विधायक, एक राजा आप पार्टी से चुनाव लड़ा, दूसरी तरफ आरएसएस और हिंदुत्व, तीसरी तरफ एक सूझबूझ वाला राजनेता अकबर थे। अकबर ने सारे समीकरणों को अपने पक्ष में लाने की बहुत जबरदस्त कोशिश की और उसमें उसने साहू को साधा, कुर्मी समाज को साधा, आदिवासी उससे सधे हुए थे। वहां पर नया विवाद खड़ा नहीं होने दिया और शहर में वोटिंग कम हुई। वहां पर यह माना जा रहा था कि शहर में जो ज्यादा वोट पड़ेंगे वो भाजपा के वोट रहेंगे। ऐसे में भाजपा को वहां जीत आसान हो जाएगी। शहर के झुग्गी झोपड़ी इलाके में वहां वोटिंग ज्यादा हुई है। शहर के जो संभ्रांत इलाके हैं, जिस तरह व्यापारी वर्ग रहता है, उस वोट कम पड़ा है। तो ये माना जा रहा है कि अंतिम 2 दिन पहले उन आदिवासी क्षेत्रों को भी अकबर ने साँट लिया। उन शहरी क्षेत्रों में कम मतदान हुए और समाज का एक वर्ग जो भाजपा से नाराज था, साहू समाज और कुर्मी समाज, उसको भी साधने की कोशिश की। ऐसे में हिंदुत्व कितना चला, क्योंकि साधु संतों को संघ ने भेजा था और लगातार 4 से 5 दिन गांव से लेकर शहरों तक वहां पर साधु संतों ने कहा कि हिंदुत्व की को जगाइए, कवर्धा का स्वाभिमान की बात है। वो तमाम तरीके के मुद्दे उठे। उन मुद्दों के बावजूद भी ये माना जा रहा है कि अकबर का पलड़ा भारी है। एक बड़ी बात है जो दिखने को मिल रहा है। यही प्रयोग साजा में भी करने की कोशिश की। साजा में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। इस तरह से 2 जो जगह प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति
संघ की राजनीति, संघ की कमान और उसको प्रयोगशाला बनाने की जो किए थे, दोनों जगह जो खबरें आ रही है वो भाजपा के लिए उत्साहजनक नहीं है फिलहाल, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो जो प्रयोग बीजेपी कई जगह सफल कर चुकी है, उत्तर प्रदेश में तो जीता जागता उदाहरण इसका हमें देखने को मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या वो प्रयोग सफल हो पाएगा, इसको लेकर संशय जैसी स्थिति हमारे दोनों एक्सपर्ट ने बताई है। मुरारी जी क्या सोचते हैं? मुरारी जी, क्या धान, किसान, कर्ज माफी, इतना काम, छत्तीसगढ़ियावाद, ये सब पर ये भारी हो पाएगा क्या? धार्मिक जो मुद्दे आते हैं, या फिर ये सब पीछे रह जाएंगे और जो एक्चुअल मुद्दे हैं जो सीधे डायरेक्ट प्रभावित करते हैं लोगों को, वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सीट पे? देखिए मोहन जी, आप दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को सुना, इनका बोलने का अर्थ तो ये निकल रहा है कि अकबर जी बिल्कुल टाइट लड़ाई में फंसे हैं और रविंद्र चौबे जी भी लड़ाई में फंसे हुए हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और मंत्री अगर बड़े बड़े लड़ाई में फंसे हैं, बहुत जोरदार लड़ाई में फंसे हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि घोषणा पत्र कांग्रेस का उतना काम नहीं कर रहा है जितना 2018 में काम किया। और मेरा शुरू से मानना रहा है कि चेहरे पे ही लड़ाई हो रही है और घोषणा पत्र बाद में आएगा, चेहरा पहले आएगा। तो चेहरे में क्या लग रहा है? ये तो भारी है, कभी कद्दावर नेता है, सौम्य छवि के हैं। बताता हूँ आपको। देखिए, राजिम और कवर्धा दो ऐसी सीट है, अगर वोट परसेंटेज देखोगे तो राजिम की बढ़त ज्यादा है कवर्धा से, क्योंकि राजिम एक छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन अकबर जी भी भारी मतों से जीते, अशोक साहू जी को भाजपा से हराए। पिछला चुनाव अकबर जी हारे थे। देखिए, कवर्धा जिला की सीट है, महत्वपूर्ण सीट है। कवर्धा और पंडरिया दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण परिवार के बच्चों को टिकट दिया। आपकी भावना और भी ब्राह्मणों की बेटी है और ये भी आपके ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, विजय शर्मा जी। और मोहम्मद अकबर जी ने पंडरिया से आड़कर चंद्रवंशी समाज को टिकट दिलाया। और अभी हमारे जैसे तिवारी जी ने कहा कि शहर में वोटिंग कम हुई, मेरे को जो जानकारी है वो वोटिंग मुस्लिम इलाकों से भी कम हुई है। वहां पे एक पार्षद है चुनवा खान करके, जो जानकारी मेरे को है, अच्छा दबंग पार्षद है, 3-3, 4-4 बार के पार्षद है, वो अकबर जी के खिलाफ वहां पे चुनाव में काम किए हैं। और वोटिंग परसेंटेज का कम होना ये कवर्धा शहर में अकबर जी को नुकसान कर रहा है। और रही बात, इन्होंने बोला जो सहसपुर बोला जो आदिवासी इलाका है, खड़क राज सिंह बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं, वो वहां के अध्यक्ष रह चुके हैं सहसपुर लोहारा से। योगी राज जी का अपना एक दबदबा है और दोनों भाइयों में पड़ती नहीं थी। मोहन जी देखिए, राजनीतिक रूप से दोनों भाइयों में बहुत बड़ी खुन्नस थी, लेकिन योगी राजनी ने अंतिम समय में पूरा साथ दिया अपने भाई को। और मेरी जानकारी में कम से कम आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी 15,000 के आसपास, 10 से 15,000 के आसपास वोट पा रहे हैं। और ये सीधा सीधा नुकसान मोहम्मद अकबर जी का है। मोहम्मद अकबर जी सौम्य नेता है, सरल नेता है, लोकप्रिय नेता है, मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के नेता है। लेकिन मैं आपको फिर मैं बोलता हूं, आंकलन ने तो रिजल्ट बताएगा, ये सीट 19.5 और 20 में ये भी सीट फंसी हुई है। विजय शर्मा जी भी जीत सकते हैं और अकबर जी भी जीत सकते हैं, नोट करिए। ठीक है, 50-50 का मुकाबला है। जी 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 बोलिए। कवर्धा का जो इलाका है धान, चावल और गन्ना का इलाका है। उस इलाके में कर्ज माफी प्रभावशाली था। वहां गन्ना का जो लोगों को, किसानों को ज्यादा मूल्य मिल रहा था और सीएम ने वहां पर एक और गन्ना कारखाना खोलने की घोषणा की है। तो कर्ज माफी प्रभावशाली दिखा है, वहां पर जाति समीकरण प्रभावशाली दिखा है। वहां पर किसान वर्ग जो है, किसान की राजनीति के इर्द गिर्द कांग्रेस की चल रही है मुद्दे, तो वो प्रभावशाली रहे। उसके बीच जो जिस तरह से हिंदुत्व वहां पर जगाया भी गया है। और एक चीज बता दूं, छत्तीसगढ़ में राम राज्य परिषद की स्थापना कवर्धा में हुई थी और राम राज्य की वहां पर चुनाव जीतता रहा। वहां हिंदुत्व की राजनीति जो प्रदेश में, देश में होती थी, उसका मेन सेंटर कवर्धा रहा है। तो ऐसे में क्या परिणाम आते हैं कि एक हिंदुत्व का पुराना धर्म स्थल रहा है, प्रयोग राजनीति का रहा है, एक तरफ किसान है, उसके बीच वहां पर जो चौंकाने वाली बात क्या आती है, ये हमको सबको देखना चाहिए। बिल्कुल, तो एक तरीके से प्रयोगशाला रही है कवर्धा और उस प्रयोगशाला में जो केमिकल रिएक्शन है वो हमें परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। दोनों पक्षों ने अपने अपने केमिकल डाल दिए हैं, इसका असर क्या होगा, इसका
अब परिणाम क्या निकलेगा उसके लिए हमें 3 तारीख तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल ये लंबी चर्चा वीआईपी सीटों पे हमने दुर्ग संभाग की है, आगे चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ।